दोस्तों, आज हम डिस्निया या ब्रीथलेसनेस या सांस लेने में कठिनाई के कुछ कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति की जो श्वास की गति होती है पर मिनट, वो लगभग 14 के आसपास होती है। तो एग्जैक्टली ब्रीथलेसनेस या डिस्निया क्या होता है? जब हमको सांस लेने में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी आप सामान्य रूप से बैठे रहते हैं, जो सांस है वो स्वतः ही इंस्पिरेशन अंदर की ओर लंग में और एक्सपिरेशन यानी कि बाहर की तरफ वो सामान्य रूप से चलता रहता है और किसी व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कि हम सांस अंदर ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि वो इफर्टलेस होता है। लेकिन जब भी कोई फिजिकल एफर्ट करना पड़े या बहुत जोर लगाना पड़े अंदर सांस खींचते हुए, जिसको इंस्पिरेशन कहते हैं या इंस्पिरेटरी डिस्पनिया कहते हैं, या बाहर छोड़ते समय जिसको कि हम एक्सपायरेटरी डिस्निया कहते हैं, तो वो कंडीशन जो होती है उसको हम डिस्निया या ब्रीथलेसनेस या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कहते हैं। अब इसकी पहले कुछ सामान्य चीज़ों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह जो डिस्निया होता है या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, ये बहुत सारी बीमारियों में देखने को मिल सकती है। अलग-अलग इसके बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन कई बार एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि जिसमें सडन अचानक से बैठे-बैठे या कुछ चलते हुए या खड़े होते हुए अचानक से एकदम से साँस लेने में बहुत ही तीव्र कठिनाई का अनुभव होता है। बहुत तेज़, अचानक से, बिना कोई अलार्म के। तो यहाँ पे 2-3 कंडीशंस का ध्यान हमको रखना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसी इमरजेंसी कभी आ जाती है, तो उसमें जो सबसे कॉमन कॉज़ होता है, उसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज़्म कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि शरीर में से कई जगह से, पर्टिकुलरली पैरों में, यदि किसी व्यक्ति को सूजन आने के बाद वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट जम जाता है वेन में, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, वहाँ से वो क्लॉट हट करके और सीधा लंग में आकर के पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि रुकावट पैदा करता है और हमें सांस लेने में तुरंत कठिनाई होनी प्रारंभ हो जाती है। दूसरा कंडीशन होती है जिसको हम स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स कहते हैं। जो लंग होता है, लंग में कई बार बाहर की ओर एक जो एम्फाइजीमा डेवलप हो जाता है, एक पॉकेट बन जाती है एयर की, वो रप्चर होने से, स्पॉन्टेनियस मैंने स्वतः ही अपने आप, बिना किसी एक्सर्शन के। कई बार ये चीज़ बहुत हैवी एक्सरसाइज में भी होती है, जैसे जिम में बहुत अधिक वेट की ट्रेनिंग करते होते हैं, तो एक्सर्शन होने से भी ये सर्जिकल निमोथोरेक्स या इंजरी होने से, चोट लगने से हो जाता है, वो तो एविडेंट होता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स में ऐसा कुछ भी पता नहीं लगता, केवल और केवल ब्रीथलेसनेस डेवलप हो जाती है और थोड़ा सा पेन होता है। और तीसरा एंग्जाइटी। लेकिन इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि पैरों में जो स्वेलिंग आती है, वहाँ पे वेन में क्लॉट बनने की वजह से, जो गहराई में स्थित वेन है, वहाँ पे क्लॉट बनने से जो प्रॉब्लम आती है और वो क्लॉट वहाँ से चल के लंग में चला जाता है, उसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। और अचानक से होने वाले डिस्निया में ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा, कई बार रात को सोते समय नॉकटर्नल डिस्निया जिसको हम कहते हैं, तो ये ऐसे रोगियों में जिसमें कंजेस्टेड हार्ट फेलियर होता है, यानी कि हृदय का आकार बढ़ जाता है, उस कंडीशन में भी कई बार ये नॉकटर्नल यानी कि रात्रि में पैरोक्सिस्मल बार बार होते रहने वाला एक डिस्निया उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आगे इसको बढ़ेंगे कि कैसे हम पता लगाएं कि ये जो सांस लेने में हमको कठिनाई हो रही है, ये कैसे है। अब हार्ट और लंग की डिजीज़ के अलावा कुछ एक ऐसी जो सामान्य कंडीशन होती हैं जो लोगों में देखने को मिलती हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, भागते हैं, तो बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। मीट करने के लिए हमको बाहर से अधिक श्वास लेना पड़ता है। वो एक नॉर्मल फिनोमिना है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक इसके विपरीत, जब भी आप कहीं पहाड़ पर जाते हैं या बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है और वहाँ पे आपको एफर्ट अधिक करना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए, वो भी एक प्रक्रिया है जो कि एक फिजियोलॉजिकल चीज़ मानी जा सकती है। अब इसके बाद एक कंडीशन आती है एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन का रक्त में कम हो जाना। ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनमें चेहरे का रंग पेलोर हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, और हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है।
तो ऐसे लोगों को थोड़ा-सा भी एक्सर्शन करने से साँस फूलने लग जाता है, बहुत ही वीकनेस आती है, कमज़ोरी और थकावट जैसा अनुभव होता है। तो एनीमिया भी एक इसका कारण होता है। एक कंडीशन रक्त में एसिड कंपोनेंट का बढ़ना जिसको हम एसिडोसिस कहते हैं, ये डायबिटीज़ में एक बहुत कॉमन सी सब बात होती है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। उस कंडीशन में भी हाइपरवेंटिलेशन यानी कि सांस फूलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है और सांस का बढ़ना हो जाता है और यही कंडीशन कई बार किडनी से संबंधित डिजीज़ में भी होती है। जहाँ तक किडनी डिजीज़ की बात है, देखिए जब भी किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे खून बनना भी कम हो जाता है क्योंकि जो एरिथ्रोपोइटिन नामक जो हार्मोन होता है वो वहीं से सिक्रीट होता है जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करके रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। साथ ही साथ इसमें एनीमिया होने की वजह से भी सांस फूलता है और एसिडोसिस होने की वजह से भी सांस लेने में कठिनाइयाँ हो जाती हैं। तो किडनी से संबंधित प्रॉब्लम में भी ये चीज़ होती है। अब एक कॉमन सी डिजीज़ होती है जिसको हम ब्रोंकियल एस्थमा कहते हैं यानी कि सामान्य भाषा में जिसको हम दमा बोलते हैं। दमा के जो रोगी होते हैं, उनको साँस छोड़ने में यानी कि साँस जब बाहर निकलता है उसमें कठिनाई होती है। तो आप अगर देखेंगे तो वो इस प्रकार से साँस लेते हुए दिखाई देते हैं और उनमें कफ भी बहुत अधिक मात्रा में बनता है क्योंकि कफ का सिक्रीशन होने से, कुछ एलर्जिक कंडीशन होने से और कुछ इंट्रिंसिक कारण होने के कारण से लंग में जो म्यूकस है उसका सिक्रीशन बहुत अधिक होने की वजह से वो जो सांस का तंत्र है वो सिकुड़ जाता है, स्पाज्म हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है और उसके कारण से सांस छोड़ने में अधिक कठिनाई होती है। तो ब्रोंकियल अस्थमा में भी जो है ये डिस्निया या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होना एक सामान्य सी बात है और उसका एक कॉमन लक्षण है ये। तो लंग की या फेफड़ों की बीमारियों में आखिरकार कारण क्या होता है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है जब आप सांस लेते हैं बहुत गहरा तो चेस्ट एक स्पेसिफिक लिमिट तक फूल जाती है। लेकिन यदि अंदर की जो कैपेसिटी है लंग की वो कम हो जाती है तो आप बहुत कम सांस को या बहुत कम एयर को अंदर ले पाते हैं। इतना लेंगे तो इसलिए आपको जो सांस की गति है वो बढ़ानी पड़ेगी शरीर की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए। तो ऐसी कौन-कौन सी डिजीज़ होती हैं? 3-4 ऐसी बहुत कॉमन डिजीज़ होती हैं जिसमें ये समस्याएँ मिलती हैं। एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। एक्टेसिस का मतलब होता है डायलेटेशन यानी कि जो छोटी ब्रोंकाई हैं, जो छोटे श्वास की नलिकाएँ हैं, उनका विस्फार हो जाना और उनमें बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस या कफ का जमा होना, जो कि ऐसे रोगियों में सुबह-सुबह जब वो उठते हैं तो बहुत तेज़ खाँसी और खूब बलगम वहाँ से निकलता है। इस प्रकार की समस्या हो जाती है। इन्फेक्शन होने की कंडीशन में ये जो कफ होता है ये व्हाइट से पीला या हरा भी देखने को मिलता है। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने ब्रोंकियल अस्थमा की आपको बताई जिसमें स्पैज़्म हो जाता है और इसी के साथ-साथ जो एक कंडीशन होती है, तो ये जो ब्रोंकिएक्टेसिस होती है इसमें नेल्स में भी चेंजेज़ आ जाते हैं। कोइलोनिकिया जैसी एक कंडीशन यहाँ पे इसमें बन जाया करती है और साथ ही साथ फाइब्रोसिस जिसमें कि पल्मोनरी फाइब्रोज़ हो जाता है, तो वहाँ पे स्पेस कम हो जाता है। ये कंडीशन में भी साँस फूलने की समस्याएँ होती हैं। इसी के साथ-साथ जैसे मैंने कहा पल्मोनरी फाइब्रोसिस और साथ ही साथ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, सर्जिकल न्यूमोथोरैक्स और लंग की जो बाहरी लेयर है, जिसमें पानी का इकट्ठा हो जाना, जिसको प्लूरल इफ्यूज़न कहते हैं, उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है और जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं, उनमें भी लेट स्टेज में डिस्निया या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ लंग से संबंधित जो कुछ कारण हैं, ये हो गए। अब साथ ही साथ जो एक कारण है वो हृदय से संबंधित भी होता है, जिसको हम कार्डियक अस्थमा भी बोलते हैं। पहला मैंने बताया आपको, पहला होता है हार्ट में यदि आप देखें तो 4 चैम्बर होते हैं और 2 साइड होती हैं राइट और लेफ्ट साइड। राइट में 2 एट्रियम और वेंट्रिकल, ऐसे ही लेफ्ट में 2 एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण से जो हृदय का लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डायलेट होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब रोगी चारपाई में लेटता है, पर्टिकुलरली बाईं करवट में लेटता है, तो उसको सांस फूलने की समस्या होने लग जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे-जैसे वो बैक प्रेशर बढ़ता जाता है, तो आप जानते हैं कि हृदय की जो लेफ्ट साइड है, उसमें लंग से जो प्यूरिफाइड ब्लड आता है, वो इकट्ठा होता है और जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ता है, तो इसका प्रभाव फिर लंग में भी जाता है बेसिकली। इसी प्रकार से जो वीनस ब्लड आता है, वो
राइट साइड में आता है और राइट साइड में से जो है, तो यदि राइट साइड में ऑब्स्ट्रक्शन है उसको कोर पल्मोनरी बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो है तो उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलते हैं, और जब पूरा ही हार्ट डायलेट हो जाता है तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर में जब भी लेटता है पेशेंट रात को, जिस तो उसको सांस फूलने लग जाता है, जिसको ऑर्थोपनिया कहते हैं, तो वो हृदय से संबंधित होता है। दूसरा क्या होता है कि कंजेस्टेड हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हार्ट पूरा नहीं कर पाता है, और उसको पंपिंग कैपेसिटी के साथ साथ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी अधिक होती है, तो वहाँ भी डिस्निया होता है। और जैसे जैसे एंजाइना के जो पेशेंट होते हैं उनमें जब एक्सर्शन होता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से रक्त की आपूर्ति प्रॉपर ना होने के कारण से दर्द होता है, पेन होता है अगर ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये हम इस तरीके से कुछ फीचर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डिस्निया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऐसी भी होती है जिसमें कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। वर्क प्रेशर अधिक होने से, काम का बोझ अधिक होने से, बहुत अधिक एंग्जायटी होने से, कुछ अचानक से शॉकिंग न्यूज़ मिलने से भी सांस फूलने की शिकायत हो जाती है। और साथ ही साथ कई बार जो एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं, कुछ ड्रग के कारण से, कुछ फूड के कारण से या कुछ फॉरेन बॉडी के कारण से, उसमें भी बहुत तेज़ी से डिस्निया देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो अंदर लैरिंग्स होता है उसमें भी ओडिमा यानी कि स्वेलिंग होने की वजह से इस समस्याएं हो जाती हैं। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं उसमें भी ये डिस्निया देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली कुछ कॉमन सी जो कारण थे डिस्निया या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के, उनकी चर्चा मैंने यहाँ पे की है। थैंक यू वेरी मच।